सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि फिनोवा एकेडमी ने आप सभी के लिए एक सीरीज शुरू की है, जो भी एचपीपीएससी सेट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए जो है एक मैराथन सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपका हम कंप्लीट यूनिट्स जो पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट करवाएं और एक ही वीडियो में जो है सारा सिलेबस जो है आपका कंप्लीट करवा देंगे एक यूनिट का। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। और इसके अलावा आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं, आपका कोई दोस्त है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल का लिंक उसके साथ शेयर करें। और ये वीडियो जो है अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो लाइक करें और कमेंट करें। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियोज जो है वो और लाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारी जो है मदद करें कि और लोगों तक पहुंच पाए हमारी ये वीडियो, जो भी एचपीपीएससी सेट या यूजीसी नेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं आज रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जो है एक बहुत इंपोर्टेंट यूनिट होती है पेपर 1 में। आपने देखा होगा, चाहे एचपीपीएससी का पेपर हो या फिर आपका यूजीसी का पेपर हो, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप कल को पीएचडी करने भी जाते हैं तो वहां पे भी एक रिसर्च जो है, क्योंकि आप रिसर्च ही करेंगे पीएचडी में, तो वहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ये यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो जुड़े रहें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट करवा दूं इसी मैराथन में। और अगर थोड़ा कुछ कंसेप्ट जो अगर रह जाते हैं तो आने वाले टाइम में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर हमसे कोई कंसेप्ट जो वो छूट जाता है। तो अगर मैं रिसर्च की बात करूं सिंपल वर्ड्स में, तो क्रिएशन ऑफ अ न्यू नॉलेज एंड द यूज ऑफ एक्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे टू जनरेट न्यू कंसेप्ट्स। मतलब रिसर्च का मतलब ये है, इसी के नाम में छुपा हुआ है री प्लस रिसर्च, री प्लस सर्च। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास जो एक तो आप क्रिएशन कर रहे हैं नई नॉलेज की, और इसके अलावा जो आप कोशिश कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस हिसाब से यूज करें ताकि आप एक नया नॉलेज और एक क्रिएटिव वे में एक नया नॉलेज जो है वो प्रेजेंट कर सकें, जनरेट कर सकें। तो ये सिंपल रिसर्च की डेफिनेशन है। यहाँ पे आप जो है कोशिश करते हैं कि एक नया कुछ नॉलेज जो है वो जनरेट हो जाए या पुराने नॉलेज की मदद से उसी में ही कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाता है आपकी रिसर्च। इसके अलावा अगर टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करूं, बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा फंडामेंटल रिसर्च का। ये रिसर्च का फर्स्ट टाइप है। इस फंडामेंटल रिसर्च में आप जो है प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करते हैं, आप जो है थ्योरेटिकल बेस्ड होता है ये फंडामेंटल रिसर्च। यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी की बात करते हैं, आप उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो है इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिखा है, फंडामेंटल रिसर्च आल्सो कॉल्ड pure research or fundamental research has a scientific research aims to improve scientific theories for improved understanding or prediction of a natural or other phenomena। मतलब सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब यही है कि हम कुछ ऐसी थ्योरीज जनरेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी मतलब थ्योरी देने की कोशिश करते हैं और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, किसी फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च कभी भी प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास नहीं रखती, ये सिर्फ थ्योरी देती है। प्रैक्टिकलिटी के लिए हमारे पास अलग टाइप की रिसर्च है। तो फंडामेंटल रिसर्च सिर्फ आपने बात मतलब अगर आपने ध्यान में रखना तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, फंडामेंटल रिसर्च जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल की बात करती है, थ्योरी की बात करते हैं। यहाँ पे आप एक थ्योरी जनरेट कर रहे हैं, वो सही है गलत है, प्रैक्टिकलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं होती। इसके बाद अगर बात करो अप्लाइड रिसर्च की, ये हमारा सेकंड टाइप है रिसर्च का। अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च का एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पे आप बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी का, प्रैक्टिकल का, जहां पे आप देखते हैं कि पहले आप फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी जनरेट कर रहे हैं और जब उस थ्योरी को, उस नए नॉलेज को जब आप रियल लाइफ में प्रेजेंट करेंगे, अपनी लाइफ में यूज करेंगे, उसे बोलेंगे अप्लाइड रिसर्च। तो अगर मैं बात करूं, अप्लाइड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लुकिंग टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। कि आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं। These can include challenges in the workplace, education and society. This research type uses empirical methodologies such as experiments to collect further data in area of study. इसके अलावा मैं बात करूं इंपीरिकल रिसर्च की। इंपीरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जो बात करती है कि आप किसी फिनोमिना को खुद जी रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कोरोना की बात करूं तो वो फिनोमा जो है जब आप उसे खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो आपकी इंपीरिकल रिसर्च आ जाती है। Empirical research is a research that is based on the observation and measurement of a phenomenon as directly experienced by the researcher। मतलब सिंपल वर्ड्स में कि आप एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब ये है कि आप एक कोई भी चीज हो रही है वो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस फिनोमेना के बारे में स्टडी करना, उसे मेजरमेंट करना कि जो खुद फील किया है किसी ने,
तो वो खुद फील करने की जो रिसर्च है वो है आपकी इंपीरिकल रिसर्च। जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना जिस व्यक्ति को हुआ हम डायरेक्ट उस पर रिसर्च करेंगे। तो जब कोरोना आया तो जिसको हुआ तो डायरेक्ट उस पे कि उसके ऊपर वो कैसी बीती, मतलब वो डायरेक्ट, क्योंकि वो कोरोना जो है वो उस व्यक्ति को हुआ था, तो वो आ जाएगा आपका एम्पिरिकल रिसर्च, जहाँ पे आप जिसने सच में एक्सपीरियंस किया है वो फिनोमिना उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उसी से डाटा कलेक्ट करेंगे। The data thus gathered by may be compared against the theory of a hypothesis, but results are still based on the real life experience। तो आपकी रियल लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आपने जो है वो फील किए हैं, उन्हीं को जो है आप जो है उन्हीं के बेस पे जो है अपना रिजल्ट जो है वो बनाएंगे। तो ये आ गया आपकी एम्पिरिकल रिसर्च। इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, यहाँ से बहुत बार जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर मैं पॉजिटिविज्म की बात करूं, पॉजिटिविज्म और पोजिटिविज्म अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं तो पॉजिटिविज्म जो है वो साइंटिफिक थ्योरीज पे बेस्ड है। यहाँ पे आप कोई भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है उसके ऊपर आप साइंटिफिक रीजन देंगे। अगर आप साइंटिफिक रीजन नहीं देंगे तो पॉजिटिविज्म की नजर में वो चीज जो है वो गलत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एज एग्जांपल, तो अगर भगवान है या नहीं, तो पॉजिटिविज्म को अगर उस चीज का प्रूफ नहीं मिलेगा तब तक पॉजिटिविज्म जो है वो विश्वास नहीं करेगा कि भगवान है या नहीं। अगर आपके पास साइंटिफिक उस चीज का रीजन है तब आप उस चीज को ट्रू मानेंगे। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में उसका उल्टा है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन हम उन्हें गलत भी नहीं बोल सकते। और जब हम उन्हें गलत नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारे पास उस चीज को प्रूफ करने का मतलब प्रूफ नहीं है तो वो चीज गलत होगी, नहीं, वो है। मतलब अगर भगवान हमें नहीं दिख रहे हैं, अगर भगवान ऐसी कोई नेचुरल पावर हमें नहीं दिख रही है, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले लोग ये बिलीव करते हैं कि नहीं, कोई ऐसी चीज है जिसको हम साइंटिफिकली अगर प्रूव ना कर पाए, लेकिन वो चीज है, हम उसे दरकिनार या मतलब उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बिलीव ऐसे करते हैं। तो हमारे पास जो है, अगर मैं पॉजिटिविज्म की बात करूं, ये चीजें जो है ये सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। इसके अलावा ये जो चीजें हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अगर पॉजिटिविज्म की बात करूं तो ऑब्जेक्टिविज्म पे बिलीव करता है द वर्ल्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर सेंसेस, कि मतलब हमारा जो वर्ल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है इंडिपेंडेंटली हमारी सेंसेस के थ्रू। इसके अलावा पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करूं, ये क्रिटिकल रियलिज्म है, आर बैकग्राउंड एंड बाय द इन्फ्लुएंस व्हाट वी ऑब्जर्व, कि हमारा जो बैकग्राउंड है, हम कहां से आते हैं, वो सारी चीजें जो है वो उस चीज को इन्फ्लुएंस करती है और हम उसी चीज को ट्रू मानते हैं जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके अलावा जो हमें बताई गई है। जैसे हमारी फैमिलीज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसका हमें पर्टिकुलर रीजन नहीं पता, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि वो पुराने टाइम से चली आ रही है। लेकिन पॉजिटिविज्म में आपको उस चीज का जो है वो रीजन देना पड़ता है साइंटिफिकली। अब जैसे यहाँ पे दूसरा जो है इसका अप्रोच बताऊं तो साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव। यहाँ पे आप साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे फोकसेस ऑन फैक्ट्स, नंबर्स और मेजरेबल डेटा पे फोकस किया जाता है। लेकिन मैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करूं, यहाँ पे इंटरप्रिटेटिव एंड मिक्स्ड अप्रोच की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की बात करते हैं, कंबाइंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स। मेनली यहाँ पे क्वालिटेटिव पे फोकस होता है और हम इन दोनों मेथड्स को मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा मैं लॉजिक की बात करूं, लॉजिक जो है हमारा डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव वो है जो स्टार्ट्स विद अ थ्योरी दैट टेस्ट इट टॉप टू डाउन, कि मतलब यहाँ पे डिडक्टिव में, ये पॉजिटिविज्म में हमारे पास ऑलरेडी जो है वो थ्योरी है, हम उसको टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इंडक्टिव की बात करूं, इंडक्टिव में स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन टू बिल्ड अ थ्योरी, तो यहाँ पे हम थ्योरी बिल्ड करने की बात करते हैं। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास एक थ्योरी है और यहाँ पे हम थ्योरी बिल्ड करने की बात करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं रोल ऑफ अ रिसर्चर की, तो रिसर्चर इज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर हु डज नॉट इंटरफेयर। यहाँ पे रिसर्चर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर है, वो अपने जो है अपने व्यूज जो है वो नहीं दे सकता, मतलब वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, जो चीज हो रही है उसी चीज को मानना पड़ेगा। और इसके अलावा इन बोल्ड रिसर्चर एक्नॉलेज दैट देयर वैल्यूज एंड बायस प्लेज अ रोल। और आपका अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करो तो यहाँ पे रिसर्चर का रोल होता है, वो सब्जेक्टिविज्म की बात करता है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी जो मतलब अपने जो चीजें हैं वो उस चीज अपनी वैल्यूज जो है वो रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा सिंगल एंड एब्सोल्यूट, देयर इज वन ऑब्जेक्टिव ट्रुथ टू बी डिस्कवर्ड। पॉजिटिविज्म वाले बिलीव करते हैं कि यहाँ पे रियलिटी जो है वो एक सिंगल है और जो है वो एक सिंगल रियलिटी है और वो डिस्कवर हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स, रियलिटी इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले बिलीव करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल रियलिटीज हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड हैं और हर व्यक्ति जो भी देख रहा है कैन बी व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हर व्यक्ति जो उसको जिस तरीके से देखता है उसके हिसाब से जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट रियलिटीज हैं हमारे पास।
उसके बाद मैं बात करूं आपका की टर्म की सर्टेनिटी एम्स टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस विद 100% एक्यूरेसी। यहां पे कोई चीज है या तो वो गलत होगी या तो सही होगी। अगर वो सही होगी तो 100% सही होगी, और अगर वो गलत होगी तो वो 100% गलत होगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि चांसेस हैं, सही है या गलत है इसका प्रूफ नहीं है, बस है, मतलब 50-50 है। एम टू फाइंड द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन एज एब्सोल्यूट ट्रुथ इज हार्ड टू रीच, कि एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंचना, मतलब बिल्कुल सही मायने में उस चीज को सत्य कहना, यहाँ पे जो है वो मुश्किल है। इसके अलावा गोल की बात करो, जनरलाइजेशन टू क्रिएट यूनिवर्सल लॉज दैट अप्लाई एवरीवेयर। पॉजिटिविज्म में हम जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि इस चीज को आप पूरी यूनिवर्स में जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और सेम चीज ये रिजल्ट निकाल के देगी। टू क्रिएट यूनिवर्सल लॉज दैट अप्लाई एवरीवेयर, मतलब कि हम इस हिसाब के जो यूनिवर्सल लॉज जो है वो लेके आएंगे जो हम हर जगह जो है वो पूरे यूनिवर्स में जो है वो अप्लाई कर सके। लेकिन यहाँ पे उल्टा है पोस्ट पॉजिटिविज्म में, टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये लेस जनरलाइज है, इसको आप हर जगह प्रैक्टिकलिटी में नहीं ले आ सकते, ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म को। तो ये है पोस्ट पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, हमेशा याद रखिएगा। पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी की बात करता है। यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव की बात करते हैं अप्रोच की, और यहाँ पे आप मिक्स्ड अप्रोच की बात करते हैं, और मेनली क्वालिटेटिव पे फोकस किया जाता है। यहाँ डिडक्टिव अप्रोच है आपकी, यहाँ पे इंडक्टिव अप्रोच है। ये यहाँ पे जो है रिसर्चर जो है वो एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे मैं बात करूं तो वो उसकी वैल्यूज और बाइसेस का रोल जो है वो रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंगल रियलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल रियलिटीज की बात करते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी प्रूव और डिस्प्रूव कर रहे हैं उसकी 100% एक्यूरेसी देते हैं हम, चाहे वो सही है गलत 100%, और यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी पे हम चलते हैं। और इसके अलावा ये है, ये जनरलाइज है, ये पूरे यूनिवर्स में इंप्लीमेंट हो सकती है और सेम रिजल्ट निकाल के देगी। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऐसा नहीं है। अब इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को अगर हम ऐसे समझें तो क्वांटिटेटिव जो है वो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ, क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटी की बात करता है, जहां पे आप नंबर्स का यूज करते हो। और वहीं पे अगर मैं क्वालिटेटिव की रिसर्च की बात करूं जो क्वालिटी की बात करती है, ये वो रिसर्च है। अगर मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करूं, अगर इन दोनों के फीचर्स की बात करूं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड लुक एट कॉज एंड इफेक्ट। यहां पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की बात करते हैं और कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉज से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूं टू एक्सप्लोर आइडियाज अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप आइडियाज को एक्सप्लोर करते हो और एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करने की बात करते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप नंबर्स की तरफ फोकस करते हो, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स है आपकी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ जो वो रिलेट करती है। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, यहाँ पे आप वर्ड्स, मीनिंग्स और एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इस चीज पे फोकस करते हो। मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव में आप नंबर्स की ओर से डाटा निकालने की कोशिश कर रहे हो, और क्वालिटेटिव में नंबर्स के अलावा जो चीजें बचती है वहां से डाटा लेने की कोशिश कर रहे हो, उन चीजों को लेके जो है वो आप रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपके पास लार्ज सैंपल्स होता है। लार्ज सैंपल इसलिए होता है टू रिप्रेजेंट अ होल पॉपुलेशन। लार्ज सैंपल इसलिए होता है क्योंकि ये नंबर की फॉर्म में होता है और कंट्रोल आपकी जो भी कंडीशंस होती है वो कंट्रोल कंडीशंस होती है, इसीलिए इसमें लार्ज सैंपल होता है। इसके अलावा अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करूं, यहाँ पे स्मॉल सैंपल होता है आपके पास। इसके अलावा अगर मैं डाटा कलेक्शन की बात करूं, सर्वेज, पोल्स, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारा जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। इसके अलावा जो है क्वालिटेटिव में इंटरव्यूज पे फोकस करते हो आप, फोकस ग्रुप पे फोकस करते हो, केस स्टडीज पे फोकस करते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वहां पे आपका डाटा कलेक्शन जो वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब कि प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन्हीं को बेसिस पे फॉलो करके जो है आपको डाटा कलेक्ट करना है। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड होती है। जैसे इंटरव्यूज की बात कर लूं, अगर हम इंटरव्यूज लेने लगे हैं तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ आ रही हो, कुछ को हिंदी समझ आ रही हो, कुछ को किसी और तरह के क्वेश्चन समझ आ रहे हो। हमें मेनली डाटा कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चंस को उस हिसाब से फॉर्म करते हैं कि जिस हिसाब से पर्सन से आप डाटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, तो वो चेंज चलता है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में चेंज नहीं हो सकता, ये स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर किसी से पूछा गया तो वही सेम क्वेश्चन आप आने वाले अगले पर्सन से पूछेंगे या सेम जगह से डाटा लेंगे। इसके अलावा मैं अप्रोच की बात करूं, ये सेम है आपका रिडक्टिव और ये इंडक्टिव। इसके अलावा रिसर्चर का रोल ऑब्जेक्टिव एंड डिटैच।
ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे आपके एमसीक्यूज है ना, यहाँ पे पर्सनल आपके व्यूज जो है वो काम नहीं करते हैं। आपके पास जो चीजें हैं उसी की बेसिस पे आपको जो है वो आंसर देना पड़ता है। जैसे आपके पास एमसीक्यूज है तो उसके 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से आपको जो है चूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। जैसे आपके मान लीजिए कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस, तो आप उस मीनिंग को अपने लैंग्वेज में, अपने जो भी आपके व्यूज हैं, आपके माइंड में जो जो चीजें आती हैं उसकी बेसिस पे आप आंसर करते हैं, और सबके आंसर जो है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिजल्ट टाइप, टेबल, चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल डाटा के बेस पे जो है आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का जो है डाटा जो है वो देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में बात करूँ, यहाँ पे आप नैरेटिव रिपोर्ट्स, थीम्स और डिस्क्रिप्शंस के थ्रू जो है वो रिजल्ट जो है वो देते हैं। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में? इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये किसकी चीज की बात करें तो आपने बोला ये नंबर्स की बात करता है। यहाँ पे स्मॉल सैंपल होता है, लार्ज सैंपल होता है, तो आपने बोला लार्ज सैंपल होता है। इसके अलावा आप डाटा कलेक्शन की बात करें, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड होता है, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसके अलावा यहाँ पे डिडक्टिव है अप्रोच, यहाँ पे डिडक्टिव अप्रोच है। तो बस इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपको एक टेबल फॉर्म में जो है सारी चीजें एक ही पेज में जो है प्रोवाइड कर दूं। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और अगर आपको ये तरीका सही लगता है, नहीं तो हम फिर कोशिश करेंगे कि आपको वैसे ही एक लाइव में जो है चीज एक्सप्लेन करें। इसके अलावा मैं बात करूं एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च जब आप कल्चर की स्टडी करेंगे, अब जैसे आपको ना क्वेश्चन कैसा आता है, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे पेपर में कि वो कौन सी रिसर्च है जहां पे आप कल्चर को स्टडी करते हैं। तो कल्चर को आप स्टडी कहां करते हैं? एथनोग्राफिक रिसर्च में। Ethnography is a study of a human culture often through participant observation। यहाँ पे observation होती है participant की, और आप जो है यहाँ पे culture की जो है वो study करते हैं। Ethnography involves observing people in their natural environment to understand their experience, perspectives and everyday practices. This can provide in-depth insight into a particular context, group or culture। इन सिंपल वर्ड में बताऊं कि आप प्रॉपर्ली जाके जो है कल्चर को एक्सपीरियंस करने लगे हैं। यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं कल्चर की, बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये कीवर्ड है एथनोग्राफिक रिसर्च का, कि आप जब स्टडी करेंगे कल्चर की तो आप एथनोग्राफिक रिसर्च जो है वो यूज करेंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करूं, हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च है जहां पे आप पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं और पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे जो है वो रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब हिस्टोरिकल रिसर्च का जो कीवर्ड है वो है आपका क्रिटिसिज्म, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ना वो क्रिटिसाइज होती है। क्यों क्रिटिसाइज होती है? क्योंकि हिस्ट्री पास्ट में है और पास्ट में आज हमें पता नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। अब हम विश्वास करके चलते हैं पर वो सही मायने में हुआ था या नहीं हुआ था, इस चीज को फाइंड करना जो है वो आज के टाइम में मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम पे जिसने वहां पे वो रिजल्ट लिखे हैं, हो सकता है उन्होंने वो शायद रिजल्ट गलत लिखे हो, और हो सकता है शायद उन्होंने सही लिखे हो। कि मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च को इसीलिए क्रिटिसिज्म किया जाता है इस चीज का। कुछ लोग बोलते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था और कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, तो उसके अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है कि हम किस चीज को जो है वो ट्रू माने। तो इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो आपका क्रिटिसाइज होता है, और क्रिटिसिज्म से वर्ड याद रखना है आपने, इसका कीवर्ड। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी रिसर्च है जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसका क्रिटिसिज्म होता है, तो आपने याद रखना है हिस्टोरिकल रिसर्च, जो पास्ट इवेंट्स पे बेस्ड है। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की बात करूं, हिस्टोरिकल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा अबाउट पास्ट इवेंट्स और आइडियाज टू फाइंड how they affected the present events and ideas. It studies possible reasons behind certain events to explain their influence on the events that followed. मतलब सिंपल वर्ड में बताऊं कि आप पास्ट से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और आज के आइडियाज में उस चीज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिंपल वर्ड में आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर इसके बाद मैं बात करूं कंटेंट एनालिसिस की, कंटेंट एनालिसिस का मतलब है ये एक तरह का रिसर्च टूल है जहां पे आप वर्ड्स और थीम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। Content analysis is a research tool used to determine the presence of certain words, themes or concepts within some given qualitative data. अब जैसे आपके पास क्वालिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा हमने जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं इंटरव्यूज से। तो अब इंटरव्यूज, मान लो कि मैंने इंटरव्यू लिया और उसके बाद जो भी उससे मैंने क्वेश्चन पूछे उसके बेसिस पे आंसर जो मेरे आए उससे मैं थीम जनरेट करने की कोशिश करता हूँ और उस थीम से जो मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, और उसी से हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम जानना चाहते हैं वो सही मायने में हमें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं बात करूं, जैसे इंटेरोगेशन आपने सुना होगा, तो वो इंटेरोगेशन जब पुलिस जब किसी से करती है तो क्वेश्चंस पूछती है और उसी क्वेश्चंस के बेसिस पे जज करने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति ने वो चीज गलत की है या सही की है। अगर वो सच में ही अपराधी है तो वो उस क्वेश्चंस के बेसिस पे उसको जज करते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछते हैं, उससे वो एक थीम जनरेट करते हैं। तो ये सारा जो है वो कंटेंट एनालिसिस का पार्ट है। कंटेंट एनालिसिस में आपने हमेशा याद रखना ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। दूसरा, यहाँ पे आप थीम्स जनरेट
करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थीम्स कहाँ से जनरेट हो रही हैं आपकी, जो भी आपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। Using content analysis, researchers can quantify and analyze the presence, meanings and relationship of certain words, themes or concepts. इसके अलावा हमारे पास टाइप्स हैं मेजर क्वालिटेटिव रिसर्च की। आज के टाइम में ना आपको क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, आपको रिसर्च की टाइप्स दे देते हैं और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की मिक्स करके जो है आपको टाइप्स दे देंगे रिसर्च की और बोलेंगे कि इसमें से क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप जो है वो निकाल के बताओ। इसीलिए मैंने आपको सर्टेन चार्ट बनाया है, इसी में ही आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की जो मेजर टाइप्स है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैरेटिव रिसर्च की। नैरेटिव रिसर्च है द इंडिविजुअल्स एंड देयर लिव्ड स्टोरीज। भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी, इसके अलावा आपने क्या बोलते हैं और बड़ी सारी बायोग्राफीज देखी होंगी मूवी। तो वो मूवी जो है वो नैरेटिव रिसर्च का पार्ट है कि वो किसी की लाइफ को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, इंडिविजुअल किसी की लाइफ को प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे MS धोनी देखी होगी आपने, तो वो धोनी की लाइफ को आपको बता रहा है, तो वो आपकी नैरेटिव रिसर्च का पार्ट है और ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड स्टोरी टेलिंग, यहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यूज की बात करते हैं। एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, स्टडिंग द करियर जर्नी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि आप किसी की करियर जर्नी को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर है। जैसे मैंने MS धोनी की बात की, तो उनकी जो अभी मूवी आई थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, तो वहां पे आपको पूरी लाइफ जो है उनकी बताई गई, कैसे वो बचपन से लेके कैसे क्रिकेटर बने, वो सारी स्टोरी। तो वो है आपकी नैरेटिव रिसर्च। आगे आपका फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च बात करती है द एसेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। जैसे कि मैं हमेशा तो उन्होंने एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वो एक फिनोमिना है जो पर्सन ने खुद फील किया है, ह्यूमन ने एक्सपीरियंस किया है। कैसे हम घरों में रहे, कैसे लॉकडाउन हो गया, कैसे मास्क लगाने पड़े, तो वो सारी चीजें जो है फिनोमिनोलॉजी का पार्ट है, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फिनोमिना को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आपका फिनोमिनोलॉजी का पार्ट है। और ये याद रखिए आप, नैरेटिव रिसर्च हो गया, फिनोमिनोलॉजी हो गया, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप्स हैं। आपसे पूछा जाएगा फिनोमिनोलॉजी किससे रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव से, तो आपने ध्यान रखना है क्वालिटेटिव से। इसके बाद मैं बात करूं ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी, डेवलपिंग अ थ्योरी बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड। ग्राउंड में गए, आपने डाटा कलेक्ट किया और उसी की बेसिस पे आपने थ्योरी डेवलप की। Constant comparison of data until the theory emerges. Developing a new model for how students develop financial literacy. कि हमने यहाँ पे एक नया मॉडल जो है वो डेवलप करने की कोशिश की, हमने स्टूडेंट से फाइनेंशियल लिटरेसी का डाटा लिया और उसी की बेसिस पे हम एक मॉडल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल वर्ड में हम एक थ्योरी डेवलप कर रहे हैं खुद जाके बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्ट, जो डाटा कलेक्ट किया है। एथनोग्राफी जो हमने प्रीवियसली अभी स्टडी की, जहाँ पे आप एक कल्चर की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ये भी आपको क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। इसके अलावा केस स्टडी की बात करूं, यहाँ पे आप इन डेप्थ लुक करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक बाउंडेड सिस्टम में, पर्सन, इवेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं आपके, इंटरव्यूज हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आर्काइव्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है आप एनालाइज करते हैं कम्युनिकेशन को, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कोडिंग एंड आइडेंटिफाइंग थीम्स इन एग्जिस्टिंग मीडिया, जो भी आपके पास मीडिया है उससे हम एक थीम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एनालाइजिंग द थीम्स इन रिसेंट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस हिट्स, कि मतलब अभी हम यहाँ पे जो भी बॉलीवुड की एग्जांपल दिया हुआ है कि जो भी हिट्स हुई हैं उसके बेसिस पे हम एक थीम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये केस स्टडी है। केस स्टडी में आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी चीज के बारे में, और वो स्टडी कैसी भी हो सकती है, टेक्स्ट के थ्रू हो सकती है, वीडियोस के थ्रू हो सकती है, ऑडियो के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है, मेजर टाइप्स है क्वालिटेटिव रिसर्च के, जहाँ पे आप इन चीजों के बारे में बात करते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा ना नैरेटिव रिसर्च या फिनोमिनोलॉजी रिसर्च, तो आपने इसको डायरेक्ट रिलेट करना है क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ। आगे मैं रिसर्च टाइप्स की बात करूं, हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी मेजर टाइप्स हैं। अगर मैं इन मेजर टाइप्स की बात करूं, सबसे पहले आपके पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बात करता है व्हाट इज टू डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ अ वेरिएबल और फिनोमेना, कि करंट स्टेटस क्या है किसी वेरिएबल का और किसी फिनोमेना का। ऑब्जर्वेशन आर मेड एज दे अगर नेचुरली, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मेड हुई है जो भी नेचुरली, ठीक है। आंसर व्हाट इज, एग्जांपल मीडियम मोड, ये क्या है। इसके अलावा ये इसके बारे में नहीं बताता कि ये चीज क्यों है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको सिर्फ इतना बताता है कि व्हाट इज, ये क्या है। ये भी ध्यान में रखना है आप, अगर आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसका टाइप है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, व्हाट इज की बात करता है, मीन मीडियन मोड की बात करता है, एग्जांपल। इसके अलावा कोरिलेशन की बात करूं, कोरिलेशन आपको रिलेशनशिप के बारे में बताता है, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, उस रिलेशन को एक्सप्लोर करने के बारे में जो कोरिलेशन बताता है आपको। इसके अलावा मैं बात करूं कॉजल कंपैरेटिव, ये जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसको एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी उसी का ही टाइप है। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो है वो रिसर्च है जहां पे हम टू फाइंड द कॉज ऑफ अ डिफरेंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बिटवीन ग्रुप्स, कि हम उस चीज के बारे में स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है।
ठीक है, द कॉज हैज ऑलरेडी हैपेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज जो पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। ग्रुप्स आर नॉट रैंडमली असाइन्ड, कंपेयरिंग स्मोकर वर्सेस नॉन स्मोकर्स। तो जैसे कि हम रैंडमली जो कुछ भी असाइन नहीं करते हैं, हम वो देखते हैं जो ऑलरेडी चीज हैपन हो चुकी है उसी के थ्रू जो है हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, तो स्मोकर्स वही जो स्मोक करते हैं वो करते हैं तो वो हो चुका है, और नॉन स्मोकर्स जो नहीं करते तो हम उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो वो आपका एक्सपोज फैक्टर रिसर्च होगा कि ये दोनों चीजें जो है वो हो चुकी हैं, हम उसी के बीच बेसिस पे जो है वो रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करूं, यहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। आपका कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब यही है कि एक चीज के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये कॉज एंड इफेक्ट बताता है आपका। द रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा कि रिसर्चर जो है मैनिपुलेट किस वेरिएबल को करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करता है। ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा वेरिएबल है जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, तो वो आपने ध्यान में रखना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। यूज रैंडम असाइनमेंट इन द कंट्रोल ग्रुप, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपकी मेजर टाइप्स है क्वांटिटेटिव रिसर्च की। इसके अलावा मैं एक्शन रिसर्च की बात करूं, एक्शन रिसर्च जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है रिसर्च का। आपने अप्लाइड रिसर्च पढ़ा अभी हमने, जहां पे आपको बताया था कि प्रैक्टिकलिटी की बात जो अप्लाइड रिसर्च करता है, तो उसी का जो है एक फॉर्म है एक्शन रिसर्च, उसी का एक टाइप है, मतलब बोल सकते हैं कि उसका एक छोटा भाई है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में आप बात करते हैं कि जहां पे आप स्मॉल लेवल की प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करते हैं, क्लासरूम की प्रॉब्लम्स होगी या इसके अलावा और कोई छोटी लेवल की प्रॉब्लम होगी, वहां पे आप एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। और एक्शन रिसर्च का आप हमेशा ये याद रखना स्टेप्स, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ये इसकी प्रोसेस है। सबसे पहले आप प्लान करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे और फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। अब एक क्लासरूम मैं मान लो मैं टीचर हूँ और बहुत शोर आ रहा है, बहुत देर से शोर आ रहा है, और मैं वहां पे गया और मैंने उन्हें डांट दिया, और जैसे मैंने उन्हें डांटा तो शोर कम हो गया। तो ये एक्शन रिसर्च का टाइप है कि मैंने एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया कि वो शोर कर रहे थे, मैंने उस शोर को रोकने के लिए उन्हें डांट दिया। तो प्लान भी हो गया, एक्ट भी हो गया और ऑब्जर्व भी कर लिया, और उस चीज का रिफ्लेक्शन भी मुझे देखने को मिल गया। तो ये सारा आपका एक्शन रिसर्च का जो वो एक्शन रिसर्च के बारे में। इसी के अलावा आपने वेरिएबल के बारे में बहुत बात सुना होगा कि वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इस चीज के बारे में सुना होगा। तो वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल जो है एक सिंपली एनीथिंग है, कुछ भी है दैट कैन वेरी, जो चेंज हो रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज जो चेंज हो रही है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, जो चेंज है जिसमें वेरी कर रहा है। इफ ए कैरेक्टरिस्टिक कैन बी मेजर्ड एंड कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, ये हम जिसे डिफरेंट वैल्यूज के तौर पे ले सकते हैं और उसे मेजर भी किया जा सकता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक हाइट, मार्क्स, टेम्परेचर और एज, इट इज अ वेरिएबल। तो ये आपके वेरिएबल है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा वेरिएबल वो चीज है जो चेंज होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यूज जो है वो निकल के आती हैं और हम उसे मेजर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका बात करता है इफेक्ट का, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी बात करता है कॉज की, जो आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की जानने की कोशिश करते हैं ना। तो याद रखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल हमें बताता है इफेक्ट के बारे में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताता है हमें कॉज के बारे में, कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे उस चीज का क्या इफेक्ट हो। मतलब कि अगर मान लो कि मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैं मैनिपुलेट करूंगा, मैं बड़ा ज्यादा मोटा हूं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया मेरा मेरी एक्सरसाइज, ठीक है, और मोटापा आ गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा या जितनी कम एक्सरसाइज करूंगा, उसका सीधा इफेक्ट कहां पे पड़ेगा, मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब मेरे मोटापे, ठीक है। तो आप ऐसी चीज को जोड़ सकते हैं, और यही हम रिसर्च में करते हैं कि एक चीज के बढ़ने या कम होने से हम उस दूसरी चीज पे उस चीज का इफेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल रिलाइज ऑन कैन बी चेंज्ड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब रिसर्चर मैनिपुलेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं मोटा हूं और मैं अपना मोटापा जो कम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, और मेरी एक्सरसाइज के बढ़ने या कम होने से मैं देखूंगा कि मेरे मोटापे पे क्या फर्क पड़ता है, या मेरी डाइट है मैं उस चीज को चेंज करूंगा, डाइट को बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, तो उसके बेसिस पे मेरा अपना मोटापा जो है उस पे चेंज आएगा। तो ये देखने की कोशिश करते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा वेरिएबल है जो कॉज की बात करता है, तो आपने अब बताना है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पे हम कारण की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण हुआ आपका, और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कॉज, सॉरी इफेक्ट, इस चीज पे हम उसका प्रभाव देखेंगे
कि इसके कारण इस चीज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण से इस चीज पे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको बोलते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक बार फिर बता रहा हूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इफेक्ट के साथ डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को आप इफेक्ट के साथ डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप कॉज के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। अगले में बात करो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, बट दैट रिसर्चर डिड नॉट ओरिजिनली कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। पर रिसर्चर ने इस चीज को डिजाइन नहीं किया है, ठीक है, और इसे कंसीडर भी नहीं किया है, लेकिन ये फिर भी जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफेक्ट डाल रहे हैं। अब ये कौन से वेरिएबल हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएबल? जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मोटा व्यक्ति है वो एक्सरसाइज कर रहा है, अब उस एक्सरसाइज का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कुछ और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जिससे डायरेक्ट मेरे मोटापे फर्क पड़ रहा हो। अब जैसे मान लो कि मेरी डाइट है, खाना है, अगर मैं प्रॉपर्ली अगर खाना नहीं खाऊंगा और खाना अपनी मर्जी से मान लो कि बाहर का स्नैक्स खाए जा रहा हूँ, बाहर का फास्ट फूड खाए जा रहा हूँ और एक्सरसाइज भी ज्यादा करूँ, लेकिन मेरे मोटापे में फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है कि वो उस चीज पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, पर वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये वो वाले वेरिएबल कि रिसर्चर चाहता नहीं है, रिसर्चर इस चीज को कंक्लूड नहीं कर रहा है अपनी रिसर्च में, लेकिन ये फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, these unwanted variables can unintentionally change a study's results or how a researcher interrupts those results, hence they are a threat to the validity of the research। और इससे होगा क्या कि मैं एक्सरसाइज तो ज्यादा कर रहा हूं लेकिन मेरा मोटापे में कोई फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, एक्सरसाइज तो ज्यादा कर रहा हूं और उसका कारण ये है कि मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, और अब मैं डाइट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ रहा है जो है मेरा मोटापा, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है और इसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स जो है कुछ और ही आएंगे। अब हो सकता है कि मैंने सोचा था कि मैं इतने टाइम में जो पतला हो जाऊंगा, लेकिन मैं हुआ ही नहीं, मेरा मोटापा कम हो ही नहीं रहा, तो मेरे रिजल्ट्स में वेरिएशंस आ गए, और शायद रिजल्ट्स ये निकाल के दे देंगे कि हाँ आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो आप मोटे के मोटे ही रहेंगे, लेकिन वो रिजल्ट्स जो है वो किसकी वजह से वेरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से वेरी। ठीक है, तो इससे रिजल्ट्स में फर्क पड़ता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपका स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अब ये स्केल्स है, बहुत ही ज्यादा सुना होगा आपने, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये सुना होगा आपने स्केल्स के बारे में। ये स्केल्स हैं मेजरमेंट के, और ये किस चीज के मेजरमेंट करते हैं, ये मेजरमेंट करते हैं आपके डाटा कलेक्शन टूल का। ठीक है, कि आप जो डाटा लेने जा रहे हैं वो स्केल जो है वो प्रॉपर्ली मेजर कर भी रहा है वो चीज या नहीं कर रहा है, तो ये जो है आपका मेजरमेंट के लेवल्स हैं। ठीक है, तो ये स्केल आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, और इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है आपने। ठीक है, आपसे पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि इनका सीक्वेंस आपको आगे पीछे करके दे देंगे और इनको बोलेंगे सीक्वेंस में लगाओ, तो सबसे छोटा है नॉमिनल, उसके बड़ा है ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशियो। ठीक है, ये हाई लेवल के स्केल्स हैं दोनों, और ये लो लेवल के स्केल्स हैं। अगर मैं नॉमिनल की बात करूं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप बात करते हैं कैटेगरीज में बात करते हैं, यहाँ पे आप सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं किसी चीज को, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप कैटेगरीज में बांटने की बात कर रहे हैं, आप जो काउंटिंग हो सकती है फ्रीक्वेंसी और मोड की, अब यहाँ पे आप मोड की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं जेंडर की बात करूँ, आप डाटा कलेक्शन के लिए गए, तो वहाँ पे आप जब एज या जेंडर पूछेंगे ना, तो वो पर्टिकुलर एक ही चीज में आ जाएगी, सॉरी जेंडर पूछेंगे या आई कलर पूछेंगे, उसके सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो होगा या तो नहीं होगा, या तो आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, या ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, मतलब जो पहले से निर्धारित है। ठीक है, नॉमिनली सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसके अलावा मैं ऑर्डिनल की बात करूं, ये इसका लेवल जो है परसेंटेज का लो है। ऑर्डिनल में हम बात करते हैं रैंकिंग की, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में आप बांटेंगे, रैंक्स देने की कोशिश करते हैं। आइटम्स कैन बी रैंक बट द डिस्टेंस बिटवीन रैंक्स इज अननोन, बट उन रैंक्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो अननोन रहता है आपका ऑर्डिनल स्केल में। यहाँ पे आप ग्रेटर देन और लेस देन की बात करते हैं, यहाँ पे आप मीडियन की बात करते हैं, फर्स्ट में आप मोड की बात करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश करें तो मोड की बात करेंगे, यहाँ पे आप मीडियन की बात करेंगे। रेस रिजल्ट्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि कोई फर्स्ट आया, आपने दौड़ लगाई, आपने फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, लेकिन वो कितना उन दोनों के बीच में गैप था, वो ये चीज आपको ऑर्डिनल स्केल नहीं बताती है। इसके बाद मैं बात करूं इंटरवल स्केल की, जो थोड़ा हाई है, यहाँ पे ये आपको गैप बताता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इज इक्वल एंड मेजरेबल, कि उनके बीच में गैप की भी बात करता है। ठीक है, और वो बताता है कि कितना गैप है उन दोनों के बीच में, और मेजर भी कर सकते हैं उस चीज को। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करता है, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है। जैसे टेम्परेचर है वो सेल्सियस में होगा, ठीक है, इसके अलावा आईक्यू स्कोर्स हो गए आपके, ये चीजों के बारे में जो है इंटरवल स्केल डिस्कस करता है। अब इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल का फीचर्स सारे सेम है, लेकिन सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है एब्सोल्यूट जीरो। आपका जो इंटरवल है वो एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं करता है। ठीक है,
लेकिन आपका रेशो बोलता है देयर इज अ ट्रू जीरो पॉइंट। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीरो भी एक पॉइंट है, ट्रू जीरो पॉइंट की बात करता है, ठीक है, मीनिंग नन ऑफ द वेरिएबल एग्जिस्टिंग। रेशो हाईएस्ट मतलब इंटरवल जो वो जीरो की बात नहीं करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि जो एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं करता है वो आपका इंटरवल है, और जहां पे रेशो की बात आ जाएगी वहां पे याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट जीरो, यहाँ पे ये सेम फीचर मतलब ये वाला फीचर इसमें भी होगा, इसका अपना फीचर भी है, ये वाला फीचर भी होगा, इसमें इन दोनों के फीचर भी होंगे और साथ में ये वाली चीज भी होगी, और रेशो में इन तीनों के फीचर तो होंगे होंगे, साथ में एब्सोल्यूट जीरो का फीचर भी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसीलिए रेशो जो है वो सबसे बड़ा है आपका स्केल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप हाइट, वेट, इनकम, एज की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि जीरो भी एक तरह का आपका एक ऐसा है कि मतलब नन ऑफ द वेरिएबल एग्जिस्ट, कि जीरो भी एक वेरिएबल है जो एग्जिस्ट करता है। जैसे हाइट है आपकी, अब वेट है, किसी चीज की बिल्कुल शून्य हाइट भी तो हो सकती है ना, तो ये शून्य की बात करता है। वेट किसी का जीरो भी हो सकता है, किसी चीज का शून्य वेट भी हो सकता है। इनकम किसी की जीरो भी हो सकती है, बिल्कुल एज अ स्टूडेंट आपकी इनकम जो है जीरो भी हो सकती है, लेकिन इंटरवल जो है ना वो एब्सोल्यूट जीरो की बात नहीं करता है। इसीलिए जो है रेशियो जो है वो नया स्केल आता है, और ये सारे स्केल जो है मेजरमेंट के आपके स्केल, ये ध्यान में रखिएगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। इसके साथ मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए इनके, और इसके अलावा ये भी बता दिया है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं इनके, तो ये ध्यान में रखिएगा। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरवल की बात करता है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात होती है, यहाँ पे इंटरवल में एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात होती है। बस इसी चार्ट में से आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे थे, हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे थे। आपने ध्यान रखना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करती है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की। एक चीज के बढ़ने या कम होने से दूसरी चीज में आप उस चीज का इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, और इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं आपके, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, और उसके बढ़ने या कम होने से हम इफेक्ट देखते हैं किस चीज पे, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च याद रखिएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है। कॉज किससे रिलेटेड है आपका, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कॉज आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, और इफेक्ट जो है वो आपका इफेक्ट जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल से जो है वो रिलेट करता है। याद रखिए, फिर बोल देता हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेटेड है आपका कॉज से, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डेफिनेशन की बात करो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिक स्टडी दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे हम एक हाइपोथेसिस ले रहे हैं, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड यूजिंग देम ऑन one or more independent variable. Some characteristics of experimental research include control, manipulation और observation. यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर रहे हैं वेरिएबल को, यहाँ पे आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, और फिर उससे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ये तीनों फीचर्स किसके हैं, आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखिएगा कि जहां पे कंट्रोल होगा, मैनिपुलेशन होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, कि वो उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे आप, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं आपका हमारा नेक्स्ट का 14th स्लाइड का, तो रिसर्च प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर जो है इस स्लाइड से जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। रिसर्च प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहले आप फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम कि रिसर्च होती कैसे है, आप रिसर्च करते कैसे हैं, ये उसी के बारे में। सबसे पहले आप फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कैसे होगी, आइडेंटिफाई द ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड नैरो इट डाउन टू अ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। तो आप जो है पहले एक ब्रॉड एरिया जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसे नैरो करेंगे और एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन की ओर ले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आगे क्या करेंगे आप, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि रीडिंग एग्जिस्टिंग बुक्स, जर्नल, रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट्स टू सी व्हाट इज ऑलरेडी नोन एंड आइडेंटिफाई गैप्स। कि आप क्या करेंगे कि आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे कि पहले इसके बारे में क्या क्या स्टडी हो चुकी है और आने वाले टाइम में इसमें नया क्या हो सकता है, वो आपका लिटरेचर रिव्यू मानेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, उसके बाद आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद आपने बड़ी बात सुना होगा हाइपोथेसिस, उसके बाद हम डेवलप करेंगे हाइपोथेसिस को। हाइपोथेसिस आपका एक तरह का एजुकेटेड गेस है, एक तरह की टेंटेटिव स्टेटमेंट है, जो आप बोल रहे हैं कि इस स्टडी के बाद ये रिजल्ट निकल के आएगा। Creating a tentative testable statement of prediction about the relationship between variables, कि आप जो है एक टेंटेटिव और टेस्टेबल स्टेटमेंट जो है वो पहले जनरेट कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इन वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशन निकल के आने वाला है। तो ये आपका आ जाएगा डेवलपिंग हाइपोथेसिस। तो आपने याद रखना है फॉर्मुलेटिंग, सबसे पहले फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे,
उसके बाद आप करेंगे प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जो है याद रखिएगा कीवर्ड ब्लूप्रिंट, ये आपका ब्लूप्रिंट है कि आपने ये तय कर लिया कि आप रिसर्च क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे वो आपको उसके लिए आपको जो है ब्लूप्रिंट जो है वो बनाना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करेंगे, कौन सी रिसर्च मेथड यूज करेंगे वो आप इसमें तय करेंगे। एंड डिसाइडिंग द सैंपल साइज एंड टूल्स, और ये भी डिसाइड करेंगे कितना सैंपल लेंगे आप और उसके बाद कौन से टूल्स जो है वो आप यूज करेंगे। मतलब एक कंप्लीट एक तरह का आपका ये प्रिंट बन गया, ब्लूप्रिंट जिसको बोलते हैं, कि आप किस हिसाब से अपनी रिसर्च करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे, उसके बाद जो है आप प्रिपेयर करेंगे रिसर्च डिजाइन को। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप डाटा कलेक्शन की ओर जाएंगे। डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे आप, अब वो आपके ऊपर है कि आप क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं या क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं या सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्शन जो है जहां पे आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे यूजिंग टूल्स लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स, और उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आप डाटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपने डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। उसके बाद आप डाटा एनालाइज करेंगे, जिसको आप स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करेंगे, जिसमें मीन हो गया, नोवा हो गया, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हो गया, इसके ये यूज करेंगे और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपने टेक्निकल स्टेटमेंट यहाँ स्टार्टिंग में ली थी। उसके बाद जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपने फाइंडिंग्स जो है वो फाइंड की है उसके बेसिस पे। और लास्ट में आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कि डॉक्यूमेंटिंग द एंटायर प्रोसेस इन फॉर्मल फॉर्मेट, थीसिस, डिसर्टेशन या आर्टिकल। तो मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस आपने की, उसको लास्ट में आप रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू जो है वो प्रेजेंट करेंगे। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है रिसर्च प्रोसेस, क्योंकि इसी बेसिस पे आप रिसर्च करते हैं। आप जब पीएचडी करने जाएंगे या आप अपने मास्टर्स लेवल पे हैं और डिसर्टेशन लिखने जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ये जो है पैटर्न जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मुलेटिंग, सबसे पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस को डेवलप करेंगे, उसके बाद रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद डाटा को एनालाइज करेंगे, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे, डाटा एनालिसिस होने के बाद जनरलाइज करेंगे उसको, और फिर उसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पॉपुलेशन और सैंपल की बात करते हैं हम। पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू कंक्लूड अबाउट। A sample is a specific group that you will collect data from. The size of the sample is always less than the total size of the population. मतलब पॉपुलेशन क्या है, आप डाटा कलेक्ट करने के लिए गए, आपके पास इंटायर ग्रुप होगा, लेकिन आप सबका डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि जैसे मेरे एक फ्रेंड है, वो गिग वर्कर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो गिग वर्कर्स के बारे में जैसे मतलब मैं बता दूं आपको कि वो वाले वर्कर्स जो जैसे आपके पास जो है वो सामान फूड डिलीवरी बॉयज, वो जो डिलीवरी करते हैं फूड डिलीवरी आपके पास, तो उसके ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब वो जो है वो पूरा इंडिया तो नहीं ले सकते, तो वो उसमें सैंपल लेने के लिए जो है अलग अलग टेक्निक्स का यूज करेंगे। पॉपुलेशन क्या आ गई, पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड भी आ सकता है कि जहां जहां फूड डिलीवरी हो रही है, तो वहां वो सारे चीजों को आप अगर डाटा कलेक्ट करने जाएंगे तो सारी चीजें आपको कंक्लूड करनी पड़ेंगी। अब इतना ज्यादा वो कंक्लूड नहीं कर सकते, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में स्टडी करेंगे और इंडिया में भी स्पेसिफिक कुछ स्टेट्स में रिसर्च करेंगे, तो उसके लिए जो है वो डिसाइड करेंगे कि इन स्टेट्स में ज्यादा फूड डिलीवरी हो रही है, इंडिया के किन स्टेट्स में ज्यादा फूड डिलीवरी हो रही है, मैं उन स्टेट्स को ले लेता हूं। तो ये जो चीज है ये आपका पॉपुलेशन और सैंपल है। पॉपुलेशन आ गया आपका इंटायर ग्रुप, जहां पे आप इंटायर चीजों की बात करते हैं, और सैंपल आ गया कि उससे में से अगर जब आप पूरी इंटायर चीज को स्टडी नहीं कर रहे तो उसमें से कुछ हिस्से को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं आप सैंपल। तो जब आप पॉपुलेशन की बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आपने पॉपुलेशन ले ली पूरी, अब जैसे मैंने मान लो कि यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे पे स्टडी करनी है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, तो मैं क्या करूंगा कि पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं लूंगा, हो सकता है कि मैं सारे डिपार्टमेंट्स में से कुछ कुछ बच्चों को ले लूं और उसी में से जो है रिजल्ट निकालने की कोशिश करूं, तो वही है आपका पॉपुलेशन और सैंपल। अब इंपोर्टेंट क्या है इसमें, आपसे पूछा जाएगा तो पॉपुलेशन को कैसे डिनोट करते हैं आप रिसर्च में, तो आपने याद रखना कि जब बड़ा एम कहीं देखने को मिलेगा तो वो पॉपुलेशन की बात कर रहा है, जहां पे आपको स्मॉल एम देखने को मिलेगा वो सैंपल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंटायर ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लार्ज होगा साइज, क्योंकि पॉपुलेशन में सारी चीजें जो है आ रही हैं आपकी। ऑफन इम्पॉसिबल टू स्टडी एवरीवन, ये बिल्कुल सही बात है कि आप सभी को स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए जो है पॉपुलेशन से हम सैंपल की ओर जाते हैं, जहां पे हम स्मॉल और मैनेजेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव चीज को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर्स, ये याद रखिएगा। पॉपुलेशन डिनोट करता है आपको पैरामीटर से और सैंपल आपका डिनोट करता है स्टैटिस्टिक्स से। आपसे पूछेंगे ये पेपर में बहुत बात हो जाएगी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपने ध्यान रखना है पैरामीटर, और सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स।
इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, रिप्रेजेंट द टारगेट ऑफ द स्टडी, ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस चीज को आप टारगेट करने जा रहे हैं, स्टडी को आप टारगेट करने जा रहे हैं। और ये जो है ये सबसेट है, आप याद रखिएगा पॉपुलेशन जो है उसके सबसेट को सैंपल बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसेट या मतलब सैंपल क्या है, तो आपने बोलना है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन की बात करूं, ये सेंसस की बात कर रहा है, स्टडीइंग द होल पॉपुलेशन, और सैंपल बात कर रहा है सैंपलिंग की, सिलेक्टिंग द सबसेट। यहाँ पे आप सबसेट को सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं सैंपलिंग मेथड्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड्स की, पहली है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बात करती है जहां पे हर एक सैंपल की जो हमने पॉपुलेशन से कलेक्ट किया इसके इक्वल चांसेस सिलेक्ट होने के, कि हम किसी को भी सिलेक्ट करने के मतलब अगर किसी को सिलेक्ट करने 100% चांस है तो दूसरे को भी सिलेक्ट करने के 100% चांस है, मतलब इक्वली है, इक्वली चांसेस है सिलेक्शन होने के। तो आपके पास वो मेथड कौन कौन से हैं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो आपसे वो पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड कौन कौन से हैं, आपको प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के मिक्स मेथड्स दे देगा और बोलेगा कि इसमें से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स जो है वो ढूंढ के निकालो, ठीक है। तो अगर मैं सैंपलिंग मेथड्स की बात करूं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, तो आपके पास सबसे पहले आएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड, ये फर्स्ट है, जहां पे आपका हर एक इंडिविजुअल का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। जैसे कि आपकी लॉटरी में आपके पास जो है वो नंबर्स होते हैं और उसमें से सिर्फ एक विनर बनता है, और वो विनर कोई भी बन सकता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि किसके नंबर के अंदर जो है वो क्या बोलते हैं प्राइस छुपा हुआ है। तो लॉटरी मेथड जो है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मेथड है, यहाँ पे एवरी इंडिविजुअल इज पिक्ड प्योरली बाय चांस, कि आपका चांस है, लक है कि हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल होमोजेनियस एंड अ फुल लिस्ट इज अवेलेबल, ये वहां पे यूज होता है जहां पे आपका पॉपुलेशन जो स्मॉल होती है, होमोजेनियस का मतलब है कि सब एक जैसे हैं और फुल लिस्ट अवेलेबल है, और आपके पास पूरी लिस्ट जो है अवेलेबल है जिनसे आपने डाटा लेना है। उसके बाद आगे आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड भी आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी इक्वल चांस है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स। स्टार्ट हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद एंड पिक रैंडमली फ्रॉम ईच, और उसके बाद जो है रैंडमली हम जो है वहां से पर्सन को चूज करने की बात करते हैं। When you want to ensure some groups like gender or income levels are fairly represented, जैसे कि मैं बात करूं कि सब ग्रुप्स हमारे पास जेंडर हो गया, इनकम लेवल हो गया, इसमें बांट दिए। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आए, अब मैंने उनमें मेल और फीमेल में बांट दिए। अब कुछ डाटा मैं मेल से लूंगा, कुछ डाटा मैं फीमेल से लूंगा। तो यहाँ पे आप एक स्ट्राटा बना देते हैं, आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को ग्रुप्स में। ये मैंने बताया भी है कि कौन सी सैंपलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड कब आपने यूज करना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड की बात करूं, ये भी आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड में है कि पिक अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन सिलेक्ट एवरी, ये यहाँ पे जो है kth पर्सन या nth पर्सन, एग्जांपल एवरी 10th पर्सन। मतलब मान लो कि मेरे पास 50 लोग हैं, मैंने डाटा कलेक्ट करना है और मैंने डाटा कलेक्ट करना है सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड। तो मैं क्या करूंगा, एवरी 10th मतलब एवरी 10th, मतलब मेरे पास 100 का डाटा था तो मैं बोल रहा हूँ कि 10th से शुरू करूंगा। तो मैं ऐसे मैंने रैंडमली रिज्यूम कर लिया कि 10th से शुरू करूंगा, तो 10th के आगे जितने भी लोग हैं उनको लूंगा, उनके पीछे वालों को जो है वो नहीं लूंगा। तो ये आपका एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड, ठीक है। व्हेन यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट और एक व्यू ऑफ द पीपल एंड वांट अ सिंपल ऑर्गेनाइज्ड वे टू पिक, जैसे मतलब आपके पास बड़े सारे लोग हैं तो आप ये वाला मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्लस्टर सैंपलिंग मेथड, ये भी हमारा क्लस्टर जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही टाइप है। द ग्रुप्स डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू नेचुरल क्लस्टर, सिटीज और स्कूल। आप जो है पहले क्लस्टर में बांटेंगे, यहाँ पे आप स्टेटा में बांट रहे थे, स्टेटा मतलब आपका ग्रुप्स में बांट रहे थे, जहाँ पे आप इनकम और जेंडर की बात कर रहे थे। यहाँ पे आप ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे नेचुरल क्लस्टर में, लाइक सिटी स्कूल में, और पिक होल क्लस्टर, और फिर एक पूरा क्लस्टर उठा लेंगे। जैसे मैंने यह किया कि मेरे पास डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों से मैंने डाटा लेना था, तो मैंने डिफरेंट स्कूल्स को क्या किया, बांट दिया और उसमें से जो है रैंडमली एक स्कूल पिक कर लिया, ठीक है। When the population is spread over a wide geographic area and it's too expensive to visit everyone, ये वहां पे यूज होती है कि जहां पे आप हर जगह खुद नहीं जा सकते, तो आप एक्सपेंसिव पड़ रहा है आपको, तो वो चीज उसके लिए आप क्या करेंगे कि पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे नेचुरल क्लस्टर, ठीक है। याद रखिएगा ये जितनी भी टाइप्स हैं आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स हैं, और इनमें क्या होगा, ये कहाँ यूज होंगी, इसके बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा मल्टी स्टेज सैंपलिंग भी है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टाइप है। द फ्यूनल कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, एग्जांपल पिक अ स्टेट देन अ सिटी देन अ स्ट्रीट देन अ हाउस। मल्टी स्टेज सैंपलिंग बहुत बड़ी सैंपलिंग होती है, जहां पे आप सबसे पहले एक स्टेट डिसाइड करेंगे, उस स्टेट में भी एक सिटी डिसाइड करेंगे, और उस सिटी में भी एक स्ट्रीट डिसाइड करेंगे, और उसके बाद एक हाउस तक पहुंचेंगे। तो मल्टी स्टेज पे जो है ये
आपकी सैम्पलिंग मेथड जो है वो हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका जब आप लास्ट स्केल नेशनल सर्विस करते हैं ना, वहां पे ये चीज जो है वो यूज होती है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये याद रखिएगा कि ये 1 2 3 4 5 मेथड है आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। आपके पास सैम्पलिंग मेथड समझ गए कि हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी के टाइप है जहां पे सबके इक्वल चांसेस सिलेक्ट होंगे। अब आगे आ जाता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। तो सबसे पहले आपका कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि द इजीएस्ट पिकिंग whoever is closest or easiest to reach। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हर किसी सैंपल का इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग, द इजीएस्ट पिकिंग whoever is closest or easiest to reach, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। जो भी मेरे को जहां पे मैं सबसे पहले पहुंच सकता हूं, जो इजी है मेरे लिए रीच करना, उन सैंपल को मैं यहाँ पे चुनूंगा। यू नीड क्विक फीडबैक। एग्जांपल आपसे रिपीट बोलूं, मुझे क्विक फीडबैक है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी मॉल में मुझे मिलेगा पर्सन, उससे पूछ लूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो आपके क्या एक्सपीरियंस है। इसके अलावा पर्पसिव एंड जजमेंटल सैम्पलिंग, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। यहाँ पे एक्सपर्ट स्टोरीज, यहाँ पे आप एक्सपर्ट लेके आने की बात करते हैं। रिसर्चर यूज देयर ओन जजमेंट टू पिक टिपिकल पार्टिसिपेंट। यहाँ पे आप खुद ही जो है वो ऐसे पार्टिसिपेंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनको उसके बारे में पता है, मतलब एक्सपर्ट चॉइस की बात कर रहे हैं आप। टारगेटेड एंड स्पेसिफिक, यू नीड एक्सपर्ट्स और वेरी स्पेसिफिक टाइप पर्सन फॉर द स्टडी। मतलब अगर जैसे कि मैंने कैंसर के बारे में मतलब एक स्टडी करना चाहता हूँ, कैंसर बीमारी के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं उस पर्सन के पास चला जा सकता हूँ कि उसे ये कैसा हुआ, तो मैं डायरेक्ट उस पर्सन के पास जा सकता हूँ, या तो वो कैंसर का इलाज करता हूँ या जिसे कैंसर हुआ और उस बीमारी से वो लड़के जो है उस बाहर आएगा, तो मैं डायरेक्ट उनके पास जा सकता हूँ। तो वो आपका पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग है। उसके बाद अगर मैं कोटा सैम्पलिंग की बात करूँ, द नॉन रैंडम स्ट्रेटिफाइड, like stratified sampling but participants are picked non randomly until a limit, isn't it? कि मतलब आप तब तक जो है नॉन रैंडमली पिक करते हैं सैंपल को जब तक आपका जो कोटा जो है आपने फिक्स नहीं कर दिया है, तब तक वो मीट नहीं हो पाता। You want to represent certain group, example 50 men 50 women, but don't have a random list। मतलब कोटा सैम्पलिंग में सिंपल आप एक कोटा फिक्स कर देते हैं। इस कोटे तक ही मैं पर्सन का जो है वो डाटा लूंगा। कोटा फिक्स होता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें भी सीट्स पहले डिसाइड होती हैं, किस को कितनी प्रतिशत कितनी सीटें मिलेंगी, वो सारा कोटा सैम्पलिंग से रिलेटेड है। कि आप यहाँ पे भी कोटा फिक्स कर देते हैं कि हाँ मैं वुमेन्स का डाटा दूंगा 50, मैं मेंस का डाटा दूंगा। अब वो मैन और वुमेन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें मैंने एक कोटा जो है वो फिक्स कर दिया। स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात करूं तो चेन रेफरल, वन पार्टिसिपेंट रेफर द रिसर्च टू अदर विनर। कि स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसे कि आप एक पर्सन के आपको पता लग गया, अब वो पर्सन ही आगे आपको जो है आगे वाले पर्सन के पास भेज देगा। जैसे कि मैंने शराबियों के बारे में पता करना है कि जैसे मेरी स्टडी चल रही है, मान लो एग्जांपल के लिए कि कौन सबसे ज्यादा इस गांव में शराब पीता है, तो सबसे पहले मैं शराब, एक जो व्यक्ति मुझे पता है कि ये शराब पीता है, मैं उसके पास चला जाऊंगा और फिर वही मुझे बता देगा, उसी से पूछ लूंगा कि आगे भाई आपका दोस्त जो शराब पी, तो आप उसी के थ्रू जो है वो आगे से आगे जो है वो जाने लगेंगे। तो ये आ जाएगा आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है। ठीक है, ये एग्जांपल है, ऐसी स्टडी नहीं होती है, लेकिन ये जो है एग्जांपल है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है वॉलंटरी रिस्पांस, ये यहाँ पे थोड़ा साइड हो गया होगा। द सेल्फ सिलेक्शन, पीपल चूज टू जॉइन द स्टडी देमसेल्फ। यहाँ पे वॉलंटरी रिस्पांस आता है आपके पास कि पर्सन ये सैंपल जिसको आप स्टडी करना चाहते हो खुद आपके पास आता है कि सर आप हमसे डाटा लो, तो ये आ गया आपका वॉलंटरी रिस्पांस। अगर मैं बात करूं, ये अभी आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। सबसे पहले कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जहां पे आप जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा पर्पसिव एंड जजमेंटल, जहां पे आप एक एक्सपर्ट लेके आते हैं अपनी जजमेंट के हिसाब से। उसके बाद कोटा, यहाँ पे आप कोटा जो है पहले फिक्स कर देते हैं कि इतने परसेंट लोगों से ही मैं डाटा कलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आप यूजीसी नेट का एग्जाम फिल कर रहे हैं, एचपीपीएससी का, वहां पे भी कोटा पहले फिक्स है कि आप वही लोग इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं जिनकी मास्टर्स हुई है। 55% जिसके बच्चे के मार्क्स वही फिल कर सकता है ना, तो वो कोटा। तो ऐसे आपने रिसर्च के लिए भी जो है वो कोटा फिक्स कर दिया कि मैं 50 जो है वो मेन से डाटा लूंगा और 50 जो है वो वुमेन से डाटा लूंगा। अब उसमें हो सकता है कि आपके पास मेल्स के 51 डाटा है, लेकिन उस 51 का कोई फायदा नहीं, हमें 50 लेना है। उसके अलावा 50 जो है वो वुमेन से लेना है। उसके अलावा जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग, रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको, कि एक चेन रेफरल की एक से दूसरे के पास पहुंचे, दूसरे से तीसरे के पास पहुंचे, तो वो पर्सन ही आपको बताएगा। ठीक है, जिसको ये नेटवर्क मार्केटिंग सुना होगा कि आप 3 लोग जोड़िए, फिर 3 लोग आगे जोड़ेंगे, वो सारी चीजें जो है वो आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग से रिलेटेड है। और वॉलंटरी रिस्पांस कि आपके पास खुद ही सैंपल आके बोल रहा है कि आप जो है, पीपल जो है वो खुद ही बोल रहा है कि हाँ आप जो है मुझसे डाटा लीजिए, खुद ही आपके साथ जुड़ रहा है।
तो ये ध्यान में रखिए, ये सारे जो है नोन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स हैं, आपसे पूछा जाएगा पेपर में। इसके बाद मैं हाइपोथेसिस की बात करता हूँ। हाइपोथेसिस जो है वो आपने मैं पहले डिस्कशन कर लिया है आपके साथ में, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा डीप बता दूं उसके बारे में कि हाइपोथेसिस है एजुकेटेड गैस, कि एक एजुकेटेड गैस है और टेंटेटिव स्टेटमेंट। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाइपोथेसिस क्या है, व्हाट इज अ हाइपोथेसिस इज, तो आप बोलोगे ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। और ये जो है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, इट इज अ प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा उससे मेरा वेट जो वो कम हो जाएगा, यही बोला था। अब एक तरह का मेरा ये प्रेडिक्शन है कि मैं जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा उस हिसाब से मेरा वेट कम होगा। अब वेट कम होना ना होना जो है वो कब तय होगा, जब मैं चीज को रियलिटी में टेस्ट करूंगा, जब मैं रियलिटी में एक्सरसाइज करूंगा, जब मैं रियलिटी में ये सारी चीजें करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद जो है वो थोड़े टाइम के बाद जब वो रिजल्ट सामने आएंगे तो वो रिजल्ट जो है, जो मैंने हाइपोथेसिस अज्यूम किया था कि मैं ज्यादा एक्सरसाइज करने के मेरा मोटापा कम हो जाएगा, वो सही होता है या नहीं वो बताता है मेरा टेस्ट। जब मैंने टेस्ट कर लिया तो प्रैक्टिकलिटी पे ले आया और उसके बाद वो यही रिजल्ट निकाल के दे रहा है जो मैंने सोचा था कि नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस और अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल, इट इज अ प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू रिसर्च, ठीक है, याद रखिए। अब हमारे पास हाइपोथेसिस भी दो तरह का होता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये भी आपने बड़ी बात सुना होगा। अब नल हाइपोथेसिस को हम HO से डिनोट करते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 और HA भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं, ये बोलेगा देयर इज नो डिफरेंस थिंग, इट सेज दैट देयर इज नो रिलेशनशिप और इफेक्ट, ठीक है। एग्जांपल भी यहां पे दिया हुआ है कि वाचिंग YouTube ट्यूटोरियल्स हैज नो इफेक्ट ऑन एग्जाम स्कोर्स, कि अगर आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं, एजुकेशन ट्यूटोरियल्स, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यही वीडियो देख रहे हैं, यूजीसी सेट की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरा एक तरह का नल हाइपोथेसिस है जो बोल रहा है कि इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। कि मतलब अगर आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उसको आपके एग्जाम स्कोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका आ गया नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब बात करूं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, ये बोलता है द रिसर्चर्स क्लेम, ये आपका रिसर्चर क्या आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो रिसर्चर का क्लेम है कि इट सेज दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप और इफेक्ट, कि यहां पे हमें रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है। वाचिंग YouTube ट्यूटोरियल्स इंप्रूव्स एग्जाम स्कोर्स, मतलब आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे, एजुकेशन ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो आपके एग्जाम स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। अब ये दो तरह के हाइपोथेसिस आ गए हमारे पास। अब नल हाइपोथेसिस आपके पास पहले से है और रिसर्चर जो है इस चीज को मतलब इस चीज को जो है वो गलत प्रूव करने के लिए जो है ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेके आया है। अब जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी से, आप एग्जाम के साथ जुड़ो, आप एग्जाम देने जाते हैं, आपने YouTube से पढ़ा, आपने किताबों से पढ़ा, अब नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप चाहे जहां मर्जी से पढ़ें। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपने अज्यूम किया है कि आप बोल रहे हैं कि आप YouTube से पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आप तो क्यों नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा, मतलब आप ट्रूथ है कि हाँ हो गया। और अगर एग्जाम में आपको क्लियर नहीं होता तो नल हाइपोथेसिस कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, आप जितना मर्जी पढ़ लिए, वीडियोस देख ली, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा आपके रिजल्ट्स पे, तो वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा। तो अगर ये डिस्प्रूव होता तो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा, और हाइपोथेसिस अगर अल्टरनेट गलत होता तो नल हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यही फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो वो कौन सा हाइपोथेसिस है, वो आपका नल हाइपोथेसिस जो बात करता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सा है, जो बात करता है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसके साथ में एग्जांपल दिया, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एरर की। अब एरर भी हो जाता है। अब ये एरर कौन सा है कि जब आपने गलती से जहां पे नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ट्रू कर दिया, या जहां पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो और आपने नल हाइपोथेसिस को ट्रू कर दिया, तो वहां पे आपकी एरर हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा टाइप 1 एरर कब होती है, तो आपने याद रखना है टाइप 1 एरर को हम अल्फा भी बोलते हैं। टाइप 1 एरर तब होती है जब आप एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, जो हमने डिस्कशन किया नल हाइपोथेसिस के बारे में, कि जो बोल रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो जहां पे आप रिजेक्ट करते हैं, वो ट्रू था, वो ट्रू बोल रहा था कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लेकिन आपने जो है उसको गलत करके बोल दिया कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो जब आपने ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो आपका टाइप 1 एरर हो जाएगा, ठीक है। द फॉल्स अलार्म, थिंकिंग समवन इज गिल्टी व्हेन दे आर एक्चुअली इनोसेंट, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कि आप जो है उस व्यक्ति को गिल्टी मान रहे हैं जो एक्चुअल में इनोसेंट है, तो आपका ट्रू नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा आप टाइप 2 एरर की बात करूं मैं तो उसे बीटा बोलते हैं। बीटा, वी एक्सेप्टेड अ फर्स्ट नल हाइपोथेसिस। यहां पे हम क्या किया कि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था। हम बोल रहे थे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, लेकिन हमने क्या किया, इसकी जगह नल हाइपोथेसिस को ही सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो है आपका टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो याद रखिए टाइप 1 एरर कब होगा, जब आप नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको फॉल्स मानेंगे, और जब आपका टाइप 2 एरर तब होगा जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यहां पे लिखा है द मिसिंग थिंकिंग समवन इज इनोसेंट व्हेन दे आर एक्चुअली बिलीव। ये एग्जांपल हो गया इसका। ठीक है, तो याद रखिए कि नल हाइपोथेसिस आपका सॉरी टाइप 1 एरर तब होगा जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, और टाइप 2 एरर तब होगा जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद में बात करूं रिसर्च एथिक्स की। रिसर्च एथिक्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रिसर्च के लिए। आप जब भी रिसर्च करने जाएं तो आपको इस चीज के बारे में हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, एथिक्स के बारे में। एथिक्स का मतलब ये होता है कि मोरल प्रिंसिपल्स है किसी पर्सन के कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो रिसर्च एथिक्स है कि इन चीजों को ध्यान में रख के आपको रिसर्च करनी चाहिए कि अगर ये चीजें होंगी तो आपकी रिसर्च जो है मानी जाएगी, सही मायने में रिसर्च हुई है। अगर आप एथिक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं तब आपकी रिसर्च जो है वो सही मायने में रिसर्च नहीं मानी जाएगी। ठीक है, डूज एंड डोंट्स कि आपने किन चीजों का ध्यान रखना है रिसर्च करते समय, वो आपको रिसर्च एथिक्स बताता है। सबसे पहले बात करूं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप पर्सन को बताएंगे ना किस चीज के लिए डाटा कलेक्ट किया है, तब भी आप जो है रिसर्च एथिक्स को वायलेट कर देंगे। तो पार्टिसिपेंट्स मस्ट नो व्हाट द स्टडी इज अबाउट एंड वॉलंटरली एग्री टू जॉइन। और जब तक उनकी अपनी मर्जी ना हो तब तक आप उनको ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये इस बात का भी ध्यान में रखना है। अगर आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, जो भी वॉलंटरी जो है अगर आपको डाटा देना चाहता है उसी से ले लें। तो आपने इन्फॉर्म करना है कंसेंट को। व्हाइट मैटर प्रोटेक्ट्स द ऑटोनॉमी एंड राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के राइट्स को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। ये सिंपल चीजें हैं, आपको समझ आती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कीपिंग द आइडेंटिटी एंड पर्सनल डाटा पार्टिसिपेंट प्राइवेट। बिल्कुल कि आपने जो है पर्सनल डाटा जो है वो लीक नहीं करना है कि यहाँ पे आपने डाटा जो है अपने किसी और रिसर्च के लिए लिया और बाद में आपने जो नंबर्स आगे जो है वो दे दिए, तो वो ऐसा नहीं करना है आपने। तो आपने आइडेंटिटी और पर्सनल डाटा को जो है आइडेंटिटी और पर्सनल डाटा जो पार्टिसिपेंट्स को प्राइवेट में। एनोनिमिटी बात करता है कलेक्टिंग डाटा इन वे दैट इवन द रिसर्चर कैन नॉट लिंक टू अ स्पेसिफिक पर्सन। इंश्योर्स टोटल प्राइवेसी कि मतलब आप जो है डायरेक्ट जो है वो लिंक ना करें स्पेसिफिक पर्सन को। ठीक है, उसका कहीं और मिसयूज ना करें उस चीज को। ये सारा जो है वो उसकी प्राइवेसी का जो है ध्यान रखना है आपने। ये सारे रिसर्च एथिक्स में आता है। इसके अलावा इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, रिपोर्टिंग डाटा रिजल्ट्स एंड मेथड्स ट्रूथफुली विदाउट मेकिंग थिंग्स अप। कि आपने ट्रूथफुली जो है जो भी आपके पास रिजल्ट्स निकल के आए हैं, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, उसमें से विदाउट उसमें कोई भी छेड़छाड़ की आपने जो वो रिजल्ट जो वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइडिंग बायस कि आपने बायसनेस को जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, अपने पर्सनल व्यूज ऐसे ही ऐड नहीं करने लग पड़ना है। जो भी सही मायने में जो निकल के आई है चीज, उसी चीज के बारे में जो है वो आपने बताना है। उसके अलावा लास्ट आ गया आपका बेनिफिशियंस, मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स व्हाइल मिनिमाइजिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। कि आपने जो है हार्म नहीं करना है किसी पार्टिसिपेंट, आपने इंश्योर करनी है उनकी सेफ्टी और वेलबींग। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें जो आपने ध्यान में रखनी जब भी आप रिसर्च करने जाएंगे। इसके बाद मैं एथिक्स वायलेशन की बात करता हूँ कि एथिक्स वायलेट कब होते हैं, जब आप ये चीजें करते हैं। ठीक है, एथिक्स वायलेट की मतलब जो चीजें आपको मना कर किया गया लेकिन आप वो चीजें करते हैं तो आपके एथिक्स जो है वो वायलेट हो जाएंगे और इसकी वजह से आपकी रिसर्च पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी रिसर्च जो है वो ट्रूथफुल नहीं मानी जाएगी। सबसे पहले आ गया आपका फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन है कि जहां पे आप मेकिंग अप डाटा और रिजल्ट्स दैट डोंट एग्जिस्ट, कि आप खुद से ही डाटा बनाए जा रहे हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, पर आप जो है वो उसको बनाए जा रहे हैं। जैसे कि क्रिएटिंग 500 फेक सर्वे रिस्पॉन्सेस एंड एक्सेल शीट। आपने अपनी रिसर्च को और ज्यादा मतलब ट्रू बनाने के लिए जो है आपने फेक रिस्पॉन्सेस का यूज कर लिया और एक्सेल शीट में फेक रिस्पॉन्स डाल दिए, तो आपके एथिक्स जो है वायलेट हो जाएंगे। फॉल्सिफिकेशन बोलता है कि मैनिपुलेट कर दिया आपने रिसर्च मटेरियल्स को, आपने डाटा को जो है वो चेंज कर दिया आपने डिजायर्ड रिजल्ट निकालने के लिए, कि मैंने जो सोचा था वही रिजल्ट नहीं आया, तो मैंने क्या किया कि फैब्रिकेट कर दिया डाटा को, मतलब फॉल्स कर दिया डाटा को, अपनी वजह से मैनिपुलेट कर दिया चीजों को, तो उसकी वजह से जो है मेरा रिजल्ट जो मेरे अकॉर्डिंग आ गया, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। उसके बाद प्लैगियरिज्म, ये बड़ी बात सुना होगा। प्लैगियरिज्म बात करता है कि स्टीलिंग समवन एल्स आइडिया वर्ड्स और रिजल्ट विदाउट गिविंग क्रेडिट, कि मतलब कि मैंने किसी और का जो जैसे कि रिसर्च पेपर यूज किया अपनी थीसिस के लिए या किसी और का कुछ जैसे स्केल यूज कर लिया
जो उन्होंने बनाया और उन्हें प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं दिया। तो ये जो है क्रेडिट नहीं दिया, तो ये प्लेगरिज्म का जो है पार्ट है। जैसे कि कॉपिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम अ जर्नल विदाउट अ साइटेशन, कि आपको साइटेशन भी देनी पड़ेगी। जिस चीज को अगर आप किसी कहीं से कुछ ले रहे हैं तो आपको प्रॉपर साइट करना पड़ेगा, उस चीज को बताना पड़ेगा कि मैंने यहां से ये चीज जो है वो ली है। अब ये प्लेगरिज्म लेवल जो है वो याद रखिएगा, यूजीसी की गाइडलाइंस है, ये लेटेस्ट है और ये इससे भी क्वेश्चन जो है वो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में बना हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेवल 0 की बात करूं तो अप टू 10%, यहाँ पे माइनर सिमिलैरिटीज नो पेनल्टी। जब आपने मतलब अपना थीसिस लिख लिया, रिसर्च पेपर लिख लिया या कोई आर्टिकल लिख लिया, उसके बाद जो है आप प्लेगरिज्म लेवल जो है उस पर चेक होगा। अगर आपका अप टू 10%, अगर 10% तक आपका प्लैग आता है, ठीक है, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया कि आप किसी और का डाटा जो है वो ले रहे हो या किसी और पर्सन का रिसोर्स यूज कर रहे हो और उसे साइट भी नहीं कर रहे हो, आपको 10% आता है तो आप लेवल 0 में हो। और यहाँ पे माइनर सिमिलैरिटीज नो पेनल्टी, यहाँ पे कोई पेनल्टी नहीं है, आप 10% तक आपका फ्लैग जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेवल 1 की बात करूं, यहाँ पे 10% टू 40%, जब 10% से लेके 40% तक अगर आपका प्लेगरिज्म हो गया तो स्टूडेंट आस्क सबमिट अ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन 6 मंथ्स। तो आपको जो है अपनी जो स्क्रिप्ट जो आपने लिख के दिया है उसको रिवाइज करके 6 महीने दोबारा सबमिट करना। इसके अलावा लेवल 2 जहां पे आप 40% 60% अगर प्लेगरिज्म आ गया तो स्टूडेंट्स को डिबेट फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर। तो मतलब स्टूडेंट्स को एक साल के लिए कुछ भी सबमिट करने नहीं दिया जाएगा, उन्हें एक साल के बाद जो रिवाइज करके फिर से सबमिट करना पड़ेगा। और ये सबसे डेंजरस है लेवल 3 का, वो 60%। अगर 60% से अब आ गए तो रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोग्राम इज कैंसल्ड। तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो पीएचडी के लिए है या जिसके लिए भी आपने चाहे डेजिग्नेशन के लिए हो या किसी भी चीज के लिए हो, तो आपकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि प्लेगरिज्म लेवल तो आपसे पूछा जाएगा कि 10% टू 40% कौन सा लेवल है, लेवल 1 में। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक रिवाइज जो है स्क्रिप्ट जो है 6 महीने में जो है वो सबमिट करनी होती है। वैसे ये ध्यान में रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आज के टाइम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी और एचपीपीएससी सेट के एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद ये की रिसर्च एब्रिविएशंस है, ये यूज होती हैं जब आप थीसिस लिखते हो अपनी, तब ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आपसे एग्जाम में जो है ना इन्हीं से रिलेटेड जो है फुल फॉर्म्स पूछ लेती हैं। जैसे वहां पे आईविड है, आईविड का मतलब है इन द सेम प्लेस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आईविड का मतलब क्या है, इन द सेम प्लेस, व्हेन सोर्स इज एग्जैक्टली द सेम एज द वन राइट अबव। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। op.cit. Citato ये फुल फॉर्म है इसकी, इन द वर्क साइटेड, इसका मतलब है इन द वर्क साइटेड। वर्क साइटेड की जहां बात आएगी तो आपको साइट देखने को मिलेगा। तो रेफर टू अ प्रीवियस बुक बट अ डिफरेंट सोर्स वाज मेंशन्ड इन बिटवीन। तो इस चीज का मतलब है कब यूज करना है आपने। लोकसिट इसका मतलब है इन द प्लेस साइटेड। इसके अलावा एट और इसका मतलब है एंड अदर्स। आपने देखा होगा ना कि रिसर्चर का नाम लिखते हैं, आपने रिसर्च पेपर पढ़ा, उसके आगे लिखा होता है एट और, तो एंड अदर्स की मतलब उन्होंने सबने ये मिलकर बात होगी। एसआईसी का मतलब है दर्स, वीवी का मतलब है द अदर वे और सीएफ का मतलब है कंपेयर। तो आपसे पूछा जाएगा कि आईविड दे देंगे आपको या फिर सीएफ दे देंगे या एट ऑल दे देंगे और आपसे इन चीजों का मतलब पूछेंगे। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये टर्म जो है ये इसका मीनिंग क्या है, ये क्या होती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं ये पीडीएफ जो है आपके साथ पीपीटी जो है वो शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, फिनोवा अकेडमी में। तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल में, तो आपका जो है वहां पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं ये और भी हैं, उसके आगे जो है जो टर्म्स हैं एम्पिरिकल, जैसे हमने बताया था कि जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसके अलावा पायलट स्टडी अ ट्रायल रन, कि डन ऑन अ स्मॉल स्केल टू फाइंड फ्लॉज बिफोर द मेन स्टडी स्टार्ट्स। जब आप मेन स्टडी स्टार्ट करने जाए ना, उससे पहले जब आप छोटी सी टेस्टिंग करते हो उस चीज को बोलते हो आप पायलट स्टडी, ट्रायल रन। इससे ये जो आप करने जा रहे हो वो सही मायने में हो भी सकता है या नहीं, तो वो आ गया आपका पायलट स्टडी। उसके बाद ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन से याद रखिए कि जब आप मिक्स मेथड्स की यूज करने की बात करते हैं, जहां पे आपका क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को मिक्स कर देते हैं। जैसे सर्वे और इंटरव्यू को आपने मिक्स कर दिया, इससे क्या होता है कि रिजल्ट्स आपके मोर रिलायबल हो जाते हैं। इसके अलावा पीयर रिव्यू, एक्सपर्ट चेक, आप जो है व्हेनेवर स्कॉलर रिव्यू योर वर्क बिफोर इट गेट्स पब्लिश्ड, कि आप जैसे रिसर्च पेपर लिखने आपने पब्लिश करने से पहले पीयर रिव्यू में भेज दिया उनको, जहां पे एक्सपर्ट उस पेपर को जो है वो पहले चेक करेंगे और उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंज करना होगा तो वो है आपको बोलेंगे कि इस चीज को चेंज कर लो, और उसके बाद जो है वो आप सबमिट करेंगे। इससे होता है इससे आपके जो भी रिजल्ट्स हैं, आपका जो भी रिसर्च पेपर है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, वैलिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एक्यूरेसी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा मैं वैलिडिटी की बात करूं, वैलिडिटी आपकी एक्यूरेसी की बात करता है। डज द टेस्ट एक्चुअली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, कि वो जो टेस्ट है वो सही मायने में वो चीज को मेजर भी कर रहा है जो हम सही मायने में करना चाहते हैं, कि मैं कोई और ही टेस्ट यूज किया जा रहा है।
जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी वहां पे हमने पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में डिस्कशन की थी आपके साथ। तो जहां पे एफ टेस्ट यूज होना है मैं वहां पे टी टेस्ट यूज कर रहा हूं। तो ये जरूरी है देखने कि आप जो टेस्ट यूज करें वो सही मायने में आपकी स्टडी में यूज होना भी है या नहीं होना। तो आपने ध्यान रखना है कि वैलिडिटी जो है वो एक्यूरेसी की बात करती है। इसके बाद आगे आपका रिलायबिलिटी बात करती है कंसिस्टेंसी की, कि आपका जो टेस्ट है वो रिपीट होता है तो क्या वो सेम रिजल्ट निकाल के देता है। अगर वो सेम रिजल्ट निकाल के नहीं देता है तो आपकी रिलायबिलिटी नहीं है आपके टेस्ट में और आपकी स्टडी में, तो ये कहीं ना कहीं जो है अच्छा नहीं है। ठीक है, तो रिलायबल और वैलिडिटी ये होनी चाहिए। अगर आपका जो टेस्ट है वो वैलिड है तो ऑब्वियस है कि उसमें रिलायबिलिटी भी होगी। अगर उसमें वो वैलिड नहीं है तो हो सकता है उसमें रिलायबल हो लेकिन वो वैलिड ही नहीं है, उसमें एक्यूरेसी नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद जनरलाइजेबिलिटी, ये है यूनिवर्सल अप्लाई। जनरलाइज का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सली अप्लाई होता है। कैन द सैंपल जनरली अप्लाइड टू द होल पॉपुलेशन, कि जो हमने सैंपल रिजल्ट्स निकाले पॉपुलेशन से, उसको सैंपल निकाला और उसके बेस पे जो हमने रिजल्ट्स निकाले वो क्या पूरी पॉपुलेशन के साथ सेम रिजल्ट निकाल के देगा या नहीं देगा, इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है पैराडिग्म वर्ल्ड व्यू, द स्कूल ऑफ थॉट और पर्सपेक्टिव यू फॉलो पॉजिटिविज्म, कि वो कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है या पर्सपेक्टिव है जो आप फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल पॉजिटिविज्म है या पोस्ट पॉजिटिविज्म है। ठीक है, तो ये इस चीजों को बताने का मतलब बस इतना है कि आपसे वो पूछ लेते हैं एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन किससे लेते हैं, मेडिकल से। जब आप एक ट्रायल रन करते हैं, जब आप स्मॉल स्केल टू फाइंड फ्लोज बिफोर द मेन स्टडी स्टार्ट्स, तो आप कौन सी स्टडी करते हैं, तो आप पायलट स्टडी करते हैं। तो इस हिसाब से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप स्टार्ट को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में मीनिंग पता लग जाएगा, किसी टाइप का भी क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो के साथ बने हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमारी वीडियोस जो पसंद आ रही है। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने के लिए, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हमने कोशिश की है कि आप एग्जाम से पहले जो है ऐसे ही आपको 10 पेपर 1 की यूनिट्स के जो है वो वीडियोस जो है वो हम प्रोवाइड कर दें। तो अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो आप जो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आप हमारे पेड बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो अगर आप पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं हमारे पास। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।